की है। अब ये कह सकते हैं कि हाँ, कि मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ कि जब मुझे पार्टी ने इसके लिए चुना कि मुझे जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, विधायक के चुनाव लड़ने के लिए मुझे भेजा, और जब मैं जीत के आया तो पार्टी ने और ज़्यादा भरोसा करती हुए मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारी भी दी, राज्य मंत्री पद की। तो मैं समझता हूँ कि एक कार्यकर्ता पर इतना भरोसा करना, साधारण कार्यकर्ता पे भरोसा करना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरे को केवल 3 महीने के अंदर, ये भी बड़ा सुधीर जी एक ऐसा समय रहा 3 महीने का, और वो बिल्कुल पक्का 3 महीने का। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे मेरे को प्रत्याशी घोषित किया गया था, और 25 दिसंबर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे मुझे राज्य मंत्री की शपथ मेरे पार्टी ने दिला दी थी। ये 3 महीने के सफ़र में एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने साधारण से लेकर राज्य मंत्री का दायित्व दे दिया। लेकिन इसके पीछे एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक काम करने की लगन कार्यकर्ता के अंदर होना चाहिए, वो ज़रूर मेरे अंदर थी, और उसके लिए एक लंबा समय व्यतीत हुआ। कहने के लिए 3 महीने की अवधि हुई, लेकिन लगभग 40 वर्ष का समय मुझे इस विचारधारा से जुड़े हुए हो गया। एक बाल स्वयंसेवक के रूप में मैं जुड़ा था और लगातार काम करते रहा। 16 साल की आयु में मैं पोलिंग बूथ एजेंट बन गया था सर 1984-85 के चुनाव के दौरान में। तो मैं समझता हूँ एक साधारण कार्यकर्ता के नाते की जो मेरी यात्रा थी, युवा मोर्चा में मैंने पोलिंग बूथ पे काम करना शुरू किया, मैं मंडल में पदाधिकारी बना, जिले में उपाध्यक्ष बना, प्रदेश में मंत्री का दायित्व मुझे युवा मोर्चा में मिला, बाद में पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व युवा मोर्चा में दिया। तो एक जो साधारण कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता था, उसको युवा मोर्चा ने राष्ट्रीय मंत्री तक का दायित्व दिया। तो मैं समझता हूँ उसी तारतम्य यदि इस परिप्रेक्ष्य में हम ये देखेंगे तो ये यात्रा एक बहुत दीर्घकालीन यात्रा है। तो उदयपुरा को बड़ा टफ सीट मान के चल रहे थे, उसमें बोले थे कि देवेंद्र पटेल पता नहीं क्या करेंगे, और उस बार नए खिलाड़ी आए मैदान में, बड़ा टफ था, पर लेकिन जो भरोसा जताया, इतना बड़ा मार्जिन जीत, जनता का जो प्यार मिला, उसके बाद लगा कि कॉन्फिडेंट नहीं, कुछ आगे हो सकता और बड़ा नहीं। देखिए, जीत के अंतर से तो नहीं लगा, जीत के अंतर से तो केवल इतना लगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी उदयपुरा विधानसभा सीट में एक प्रबल उपस्थिति रखती है, वो मेरे चुनाव में स्पष्ट हुआ। दूसरा, जहाँ तक मंत्री पद का दायित्व है, तो निश्चित रूप से जब माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश ही आया था सीधा मुझ पे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जब संदेश आया कि नरेंद्र तुमको राजभवन इतने बजे पहुंचना है और राज्यमंत्री की शपथ लेना है, तो निश्चित रूप से एक वो बहुत आश्चर्यजनक सुखद था। और मैं समझता हूँ कि मेरे मन में जो पार्टी के प्रति, पार्टी नेतृत्व के प्रति जो विश्वास था, तो मुझे लगा कि हाँ, पार्टी ने भले देर से दिया, लेकिन पार्टी ने एक कार्यकर्ता पे भरोसा किया। तो मेरे को, इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मेरे को अपने आप में गर्व हुआ कि हाँ, मैं जिस पार्टी में, जिस संगठन में काम कर रहा हूँ, वो पार्टी और संगठन एक साधारण कार्यकर्ता की भी चिंता करती है। जो आप कह रहे थे, मतलब कि धैर्य और विश्वास, जो 20 साल से 2003 से दावेदारी लगातार थी, वो धैर्य और विश्वास आखिरकार काम आया, क्योंकि 4-4, 5-5 साल टर्म हो जाता है लोगों को मंत्री बनने में, इंतजार करने में, वो धैर्य था, शायद पार्टी ने समझा उस धैर्य को आपके। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं आपकी उस बात से सहमत हूँ कि पार्टी ने एक कार्यकर्ता के नाते जो धैर्य से, मेरा एक बड़ा अच्छा, कई बार मैं भाषणों में हास्य व्यंग में उसको कहा करता था, हालांकि वो ख़त्म हो गया है, कि मैं कहा करता था कि यदि मैं बना नहीं तो मैं बिगड़ा भी नहीं। मैं ऐसा कार्यकर्ता हूँ जो बना नहीं तो बिगड़ा भी नहीं। बना नहीं तो अर्थ ये था कि मेरे साथ के जो कार्यकर्ता थे, युवा मोर्चा के जब प्रदेश में काम करते थे, जब राष्ट्रीय स्तर पर काम करते, तो उसमें से अधिकतर जो पदाधिकारी थे, हमारे साथीगण थे, वो विभिन्न जगह जनप्रतिनिधि बन गए थे, विभिन्न जगह उनको मंत्री पद इत्यादि से जिम्मेदारियां दी गई थी, या फिर जो थे कि जिनकी धैर्य की सीमा टूट गई, और वो धैर्य की सीमा टूटने के बाद में या तो दल बदल लिए या निर्दलीय लड़ गए, तो उन्होंने मतलब, तो इस तरह मैं उन दोनों श्रेणी में नहीं था। तो मैं हमेशा तो बने नहीं तो बिगड़े भी नहीं। लेकिन अब पार्टी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और मेरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि अब मेरा ये डायलॉग उन्होंने बंद करा दिया। कम से कम मुझे एक जिम्मेदारी दे के काम करने का और देश की सेवा करने का जो अवसर प्रदान किया है जनता जनार्दन की सेवा के लिए, उसके लिए निश्चित रूप से मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभारी हूँ।
मंत्री बनने के बाद एक छोटा सा परिवर्तन देख रहे हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं देख रहे बिल्कुल वो पहले की तरह मिलनसार, क्योंकि पिछले 15 साल से मैं जाता हूँ मीडिया पैनलिस्ट, उसके बाद में प्रदेश के अच्छे मीडिया प्रभारी, वो एक लंबा दायित्व अपने जगह तोड़ देखा। उस समय टीवी पर डिबेट में आना जाना, पैनलों पर बैठना, बड़ी मुखरता हुआ करती थी आपकी एकदम वाड़ी में। उस समय आक्रामकता, मुखरता एकदम लगता था कि बिल्कुल नरेंद्र शिवाजी पटेल जो है कट्टर छवि वाले नेता। पर लेकिन मंत्री बनने के बाद थोड़ा एक सॉफ्ट, मेरे को लगा कि शायद कुछ शांत हुए, कुछ सॉफ्टनेस आई है। नहीं, बिल्कुल सुधीर जी आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि पहले प्रवक्ता थे और अपनी पार्टी के पक्ष को केवल वाणी के माध्यम से रखना था, तर्कों के माध्यम से रखना था, तथ्यों के माध्यम से रखना था। लेकिन अब चूँकि दायित्व ऐसा है कि जो केवल वाणी, तथ्यों, तर्कों से नहीं बल्कि कामों से पार्टी का पक्ष रखा जाना है, तो उस जिम्मेदारी को अनुभव करते हुए अब कोशिश करता हूं कि वाणी चलाने की बजाय अपने काम बोलें, इसकी प्रयास करता हूं। और बाकी का आपका तो अभिनंदन करता हूं, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम आपने मेरे लिए जो सद्विचार व्यक्त किए हैं वो मेरा भाव हमेशा बना रहा है, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मतलब पहले ये था कि दूसरे के काम थे, पार्टी में जो लोग काम करते थे उनको बताना होता है, इसलिए थोड़ा मुखरता ज़्यादा थी। अब खुद काम करना है, अब काम के जरिए बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी, निश्चित रूप से वो चीज़ अब जो बातों के माध्यम से, वो कामों के माध्यम से स्पष्ट होना चाहिए, प्रदर्शित होना चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए। और आप सब मीडिया बंधुओं के सामने भी आएगा तो निश्चित रूप से आप भी उसे प्रचारित प्रसारित करेंगे। और अभी जो पिछले 6 महीने से जो भी मैंने करने की कोशिश की है, उसमें आपके मीडिया के बंधुओं से मुझे बहुत सहयोग मिला है। और कई बातों पे जो मेरे विभाग की थी या विभाग से इतर थी या क्षेत्र की थी, उसमें निश्चित रूप से आप लोगों ने भी अच्छी भूमिका निभाई है, उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, बिल्कुल आभार की बात नहीं, क्योंकि अच्छा लगता है हम लोगों को भी जब कोई बीच का साथी, लगभग प्रत्यक्ष संपर्क आपसे, और कोई बीच का साथी जब इस पद पर पहुंचे और आगे बढ़े, तरक्की देखकर खुशी होती है। मेरा एक सवाल और था कि 6 महीने हो गए सरकार के कामकाज को, हाल ही में रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। हालांकि 1 साल के बाद में देखते हैं मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री पेश करेंगे कि नहीं करेंगे। ये 6 महीने का कार्यकाल उपलब्धि हो रहा कैसे देखते हैं? हालांकि 3 महीने आचार संहिता लगी रही इसमें, पर लेकिन फिर भी इस कार्यकाल को कैसा देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से कार्यभार संभाला है, तब से मध्य प्रदेश जिस गति से आगे चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, डबल इंजन की सरकार के नाते मध्य प्रदेश की सरकार जिस गति से चल रही थी, उस गति को मेंटेन करते हुए और तीव्रता करने का काम माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। जैसे कुछ नए विषय जोड़कर जो अवैध मांस की दुकानें थीं, जो अवैध ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हुए थे, इस तरह की यदि कार्रवाइयाँ की हैं, तो दूसरी ओर जो योजनाएं चल रही थीं उनको निरंतर चलायमान रखना, चाहे वो लाडली बहना की योजना हो, चाहे वो किसानों से संबंधित, हमारे यहाँ पर किसान सम्मान निधि जो दुगनी हम देते हैं केंद्र करके, इस तरह की जो भी समस्त योजनाएं उनको चालू रखते हुए नई योजनाएं और बनाई हैं। जैसे एयर एम्बुलेंस अब हम लाए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मानव जीवन को बचाने के लिए कम समय में उनको हम अच्छे से अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे सकें, इसलिए एयर एम्बुलेंस डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए PM श्री पर्यटन सेवा शुरू हुई है, हेली सेवा शुरू हुई है। तो मैं समझता हूँ ऐसे अभिनव प्रयोग भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए हैं। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आपको बताता हूँ कि पिछली हमारी जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उस कैबिनेट बैठक में हमने 46,000 से अधिक पदों को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कामों से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और ज़्यादा गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा भरोसा है। आपने 40,000 पदों की बात की, अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, पर लेकिन बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्र पर 40,000 से शुरुआत हो रही है। लगता है कि जो टारगेट होना चाहिए 70% पदों की भर्ती का, उसको लेकर सरकार की क्या योजना है, क्या प्लान है? ना, बिल्कुल निश्चित रूप से सुधीर जी, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति है कि हर हाथ को काम मिले। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते भी हैं कि नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। इसलिए स्वरोजगार की तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश के अंदर चल रही हैं और उसके अलावा जो भी सरकारी पद हैं उनको तीव्रता से भरा जाए, इसका प्रयास वर्तमान की सरकार कर रही है। निचले तबके के पद तो भरे जाते हैं, पर लेकिन एक बड़ी समस्या मध्य प्रदेश के अंदर प्रकट होती है। हमने देखा है कि PSC के माध्यम से भर्ती होती है, आधे से भी कम डॉक्टर ज्वाइन करते हैं, आधे डॉक्टर को बार नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद ही ज्वाइनिंग नहीं होती है। ये डॉक्टरों की जो कमी की समस्या है, इसको लेकर क्या प्लान है? ना, देखिए सुधीर जी, इसके लिए फिर हमें थोड़ा पुराने परिदृश्य को देखना पड़ेगा कि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, खासतौर से केंद्र की सरकारें,
उन पूर्ववर्ती सरकारों ने जो शिक्षा की नीति बनाई उसको उन्होंने डिमांड सप्लाई के हिसाब से नहीं बनाया कि कितने डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत भविष्य में पड़ेगी, उसके हिसाब से मेडिकल कॉलेज खोले जाएं। उनका ध्यान इस ओर नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनका ध्यान इस ओर गया और उन्होंने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाई। जितने मेडिकल कॉलेज 2014 तक इस देश में बने थे उतने संख्या दुगनी 10 साल के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से जब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी तभी डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी। डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो डिमांड है वो पूरी होगी। अभी डॉक्टर इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि भविष्य में ये तेज़ी से डॉक्टरों की उपलब्धता सुचारू हो जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मध्य प्रदेश में कई बार हम लोग देखते हैं तस्वीर सामने निकल कर आती है। हालांकि पहले से बेहतर हुई है स्वास्थ्य सेवा पर, लेकिन हम लोग देखते हैं कहीं स्ट्रक्चर नहीं मिला, कहीं की लापरवाही की कुछ तो जमीन पर प्रसव करना पड़ा। इस तरह की खबरें आती हैं, मन को विचलित करती हैं। बेहतर हो बिल्कुल एक तो मॉनिटरिंग सिस्टम बने, क्योंकि डॉक्टर भी ये कई बार मांग करते हैं कि प्रशासक जो है डॉक्टर की तरफ से होना चाहिए। ये बीच में कुछ सिस्टम चलाता है कि प्रशासक अधिकारी बनेंगे और अधिकारी जो है वो अस्पताल को चलाने लगते हैं। ये शिकायत डॉक्टर की रहती है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित करेंगे कि व्यवस्था बेहतर हो सके? देखिए, जो मैंने अभी आपसे 46,000 पदों की बात की थी उसमें हमने हॉस्पिटल मैनेजर का भी एक पद रखा है कि ना वो जो डॉक्टर या प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि अपने आप में एक मैनेजर है जो हॉस्पिटल, जिसको मेडिकल की भी जानकारी हो, जिसको प्रबंधन की भी जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटल प्रबंधन का काम देंगे हम लोग हॉस्पिटल मैनेजर के पद नाम से। तो मैं समझता हूँ इन दोनों के बीच में संतुलन बनेगा। जहाँ तक आपने एक ये जो बात कही कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है, ये बात सच है। परंतु वर्तमान की जो संवेदनशील सरकार है उसने निर्णय किया, जैसे कि सब के लिए कई बार हमने देखा है कि सब वाहन उपलब्ध नहीं हो पाते थे। अभी हमारी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसको बड़ी संजीदगी से लागू किया। हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी उसके लिए निरंतर लगे हैं कि वो शीघ्र क्रियान्वित हो जाए कि हर हॉस्पिटल में सब वाहन उपलब्ध हो और उस सब वाहन से जो भी यदि ऐसी दुर्घटना हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, उसके सबको सम्मानपूर्वक उचित गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। दूसरी ओर जहाँ हॉस्पिटलों में चूँकि संख्या बढ़ते चली जा रही है, तो जहाँ पे जितनी संख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से बेड भी बढ़ते जाएं, डॉक्टर्स भी बढ़ते जाएं, इसकी समीक्षा निरंतर हमारा विभाग करता है। एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है मध्य प्रदेश के अंदर। कहा जा रहा है कि हर ब्लॉक में 3 हेलीपैड बनाए जाएंगे जिससे कि मरीजों को सुविधा मिले, गरीब आदमी को भी सुविधा मिले एयर एम्बुलेंस को। इसको लेकर भी सरकार की योजना होगी निश्चित तौर पर। और हर ब्लॉक तक जो बात की जा रही है हेलीपैड बनाने की, हर ब्लॉक तक एयर एम्बुलेंस की, ये पूरे प्रदेश में कब तक लागू कर देंगे? देखिए, अभी चूँकि ये प्रोजेक्ट प्रारंभ हो गया है, उसको एयर एम्बुलेंस की सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। जैसे जैसे हमारे ये क्रियान्वित होते चले जाएगा, अभी मान के चले कि बड़े स्थानों को जोड़ा, धीरे धीरे करके जिला केंद्रों को जोड़ेंगे, फिर धीरे जाके ब्लॉक भी जोड़ेंगे। अभी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, देखते जाइए। निश्चित रूप से भरोसा है ये शीघ्र लागू होगी। अभी आपने जिक्र किया कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का। मैं अकेले एक विभाग के मंत्री की बात नहीं करूँगा, मैं सभी विभागों के मंत्री की बात करूँगा, खासकर राज्य मंत्रियों की। विभागों के बंटवारे को लेकर बड़ा एक वो है असमंजस कि काम का बंटवारा अभी तक मंत्रियों में नहीं हुआ। ये आपकी अकेले नहीं हो सकता है आपके तालमेल अच्छा है, पर लेकिन ज़्यादातर राज्य मंत्रियों की पीड़ा हम लोग चर्चा करते हैं कि काम का बंटवारा नहीं हुआ तो वो काम क्या करें। मंत्री पद तो मिला है, पर लेकिन दायित्व क्या, अधिकार क्या है उनके, ये देने में शायद थोड़ी देरी हो रही है। ना देखिए, अभी जो राज्य मंत्री हैं, खासतौर से मेरे साथी लोग हैं, उनको तो अभी वास्तव में भी हम लोग का सीखने का समय है। मैं अपना उदाहरण देके आपको बता सकता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी मेरे कैबिनेट मंत्री हैं, और मेरे कैबिनेट मंत्री इतने अच्छे हैं कि मैं हर बात उनके नेतृत्व में सीखना चाहता हूँ। मेरे को उनके नेतृत्व में हर बात सीखने को मिल रही है। हर समीक्षा बैठक में वो मेरे को बिठालते हैं, मुझको बोलते भी अलग से भी समीक्षा करो। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो हमको सीखने की स्थिति में हम कैबिनेट मंत्री के साथ में जितना रहेंगे उतना सीखने को मिलेगा, और ये अपने आप में पर्याप्त है। तालमेल अच्छा है मंत्री जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं तो सौभाग्यशाली राज्य मंत्री हूँ कि मुझे राजेंद्र शुक्ला जी जैसे कैबिनेट मंत्री मिले हैं और आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी जैसे मुख्यमंत्री मिले हैं। काफ़ी अनुभवी मंत्री है, डिप्टी सीएम। अब तो बिल्कुल निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री जी बहुत अनुभवी मंत्री हैं। और मैं समझता हूँ कि जब मैं विंध्य क्षेत्र में गया था तो वहाँ मैंने देखा था कि लोगों ने विकास पुरुष के रूप में जानते हैं और उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है जी। अच्छा, विभागों के बंटवारे की बात तो चलो हो चुकी है, लेकिन जिले के अभी तक प्रभार जो है वो भी उसका भी इंतजार किया रहा है। उसके लिए तो कैबिनेट मंत्री भी इंतजार कर रहे हैं, 6 महीने हो चुके हैं। देखिए, अब ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विषय है।
लेकिन चूंकि बीच में आचार संहिता थी इसलिए कुछ निर्णय टले हैं। लेकिन अब आचार संहिता खत्म हो गई है, नए चुनाव संपन्न हो गए हैं, नई सरकार का केंद्र में भी गठन हो गया है, तो जितने भी निर्णय हैं वो तेज़ी से आपको देखने को मिलेंगे। आयुष्मान कार्ड योजना में मध्य प्रदेश ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया, मतलब पूरे देश में कहना चाहिए यूपी के बाद में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड। बिल्कुल, निश्चित रूप से जी। हर जरूरतमंद आदमी को इसका लाभ मिले, इसको मॉनिटरिंग को लेकर व्यवस्था की जो जरूरतमंद है। कई बार दुरुपयोग देखा जाता है आयुष्मान कार्ड का। हमने देखा कि अस्पताल के अंदर गए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने पूरा कार्ड खर्च कर दिया और मरीज जो है उसको जो लाभ मिलना चाहिए अगली बार नहीं मिला या जरूरतमंद तक कार्ड नहीं पहुँचा। इसमें सुधीर जी मेरे को अपने स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों पे गर्व है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये जो, चूँकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है इसलिए वो नंबर 1 पे है, अन्यथा नंबर 2 पर हम हैं और मध्य प्रदेश में बड़ी तीव्रता के साथ में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। दूसरी बात है उनके क्रियान्वयन की। देखिए कुछ हॉस्पिटल्स में गड़बड़ की है और हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो लगातार ऐसे लोगों को पकड़ता है, इनके खिलाफ कार्रवाई करता है। ऐसे हॉस्पिटल्स पे जुर्माना लगाने का काम भी मध्य प्रदेश में हुआ और हितग्राही को समुचित लाभ मिले इसके लिए निरंतर हम हितग्राहियों के भी संपर्क में हैं और कोई भी यदि शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें तीव्रता से कार्रवाई भी करते हैं। आपने भी गड़बड़ी और उसका जिक्र किया जो होती है कार्रवाई कराएंगे, तो लेकिन एक और एक बड़ा इस समय बड़ी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है नर्सिंग घोटाले को लेकर और कांग्रेस को ज़्यादा मुकर है। सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन सीबीआई के अधिकारी खुद ही इन्वॉल्व उसमें पाए गए और हाईकोर्ट पूरी मॉनिटरिंग करा इस पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि सरकार रहते हुए, बीजेपी की सरकार में रहते हुए गड़बड़ी वाले कॉलेजों को मान्यता दे दी गई। कार्रवाई अधिकारियों पर हुई है, गिरफ्तारियां हुई है, बर्खास्तगी हुई है, पर लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस मुकर है, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी जब आएगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, देखिए प्रतिपक्ष का दायित्व है कि वो सरकार की यदि ऐसी कोई भी बात आती है, कोई भी खामी आती है तो उसको उठाना चाहिए। निश्चित रूप से वो उठा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में बहुत सख्त है। किसी भी तरह की गड़बड़ी किसी भी स्तर पर होगी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, सत्ता में बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण कभी भी ऐसे किसी भी अपराध को माफ़ नहीं करेंगे, उसमें निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। आप मध्य प्रदेश के अलावा दूसरी जगह प्रचार के लिए जिम्मेदारियां मिली आपको, कहाँ लगा? मैं चुनाव को लेकर बात करूंगा। मध्य प्रदेश में तो मोदी का चेहरा आगे था, 25 सीटों पर फायदा मिला, राम मंदिर की लहर आपने कुछ जिक्र किया, बीजेपी का मजबूत संगठन, हर बूथ पर जो काम किया, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के कॉल सेंटर का उपयोग तो बीजेपी ने शायद दूसरे राज्यों के लिए भी किया है और पर लेकिन हिंदी बेल्ट में संख्या सीटें कम हुई है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य था, जो हिंदी बेल्ट के राज्य का राजस्थान, वहाँ बीजेपी ने गच्चा खा गया, हरियाणा के अंदर गच्चा खाया। क्या लगा, क्या मोदी का मैजिक केवल मध्य प्रदेश में था, बाकी जगह नहीं चला? ना, देखिए मोदी जी का मैजिक तो पूरी दुनिया में चल रहा है। जिस तरह से अभी अपन ने G7 में देखा कि किस तरह से इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने जो रील आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेलोडी करके उसको कहा कि जैसे 2 नाम मिला के एक नाम बनाने की जो प्रथा है, मेलोनी प्लस मोदी, तो मेलोडी करके, तो मैं समझता हूँ कि उनका जादू तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। जहाँ तक विगत लोकसभा चुनावों की बात है तो मैं समझता हूँ, देखिए यदि हमारी सीटें कहीं कम हुई हैं तो ये भी सच है, तथ्य है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा जैसे राज्य में हम पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुए। अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुए। केरल जहाँ पे हमें कभी सीट नहीं मिली उसमें हम आज लोकसभा की सीट में जीते और अनेकों सीटों पर बहुत छोटे से मार्जिन से हारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब परिणाम तो दिखाता है कि मोदी जी का मैजिक लगातार बढ़ रहा है। अब कुछ यदि सीटें कम हुई हैं तो दूसरी जगह बढ़ी हैं और मैं समझता हूँ कि ये स्वतंत्र भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, बल्कि कांग्रेस को छोड़ के केवल यदि कहा जाए तो केवल नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद में तीसरे कार्यकाल में भी अपनी दम पर एनडीए की सरकार को पूर्ण बहुमत का विजय दिलाई है। ये अपने आप में अद्भुत घटना है। मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, सरकार और संगठन से जुड़ी हुई सबसे मजबूत संगठन है, सबसे मजबूत सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ में। 2023 में कांग्रेस माहौल बना रही थी कि लहर है उसकी पर, लेकिन 3% सीटें बीजेपी लेकर आई और उसके बाद बड़े बड़े नेता जो है मध्य प्रदेश के अंदर भेजे गए, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह जी है। हमने देखा जिनका दिल्ली में भूमिका देखी जाती थी वो प्रदेश के अंदर मंत्री बना दिए गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष बना दिए गए हैं। लगता है नहीं कि इतने सारे बड़े नेता मध्य प्रदेश के अंदर आएंगे तो कोई पावर सेंटर तो क्रिएट नहीं होगा? अभी तक तो चलो आचार संहिता थी, चुनाव चल रहे थे, नई सरकार है, पर भविष्य में ऐसा लगता है कि पावर सेंटर अलग अलग क्रिएट हो जाए? ना, देखिए सुधीर जी, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति है उस पद्धति पे कोई भी पावर सेंटर ऐसा क्रिएट होगा मैं नहीं समझता। भारतीय जनता पार्टी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मंत्रिमंडल में संविधान में भी लिखा है, वैसे सामूहिक नेतृत्व की प्रथा भारतीय जनता पार्टी में है।
तो सामूहिक नेतृत्व चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे केंद्र में, भूमिकाएं बदलते रहती हैं। जिनकी मध्य प्रदेश में भूमिका थी उनकी भूमिका अब दिल्ली में है, पूरे देश के लिए है। जिनकी पहले पूरे देश के लिए थी उनकी आज मध्य प्रदेश में है। तो ये तो जब जहाँ जैसा नेतृत्व को लगता है, पार्टी संगठन को लगता है, ये भूमिकाएं बदलते रहती हैं। संगठन में क्या आप देख रहे हैं कुछ बदलाव आने वाले समय? सरकार तो हो चुकी है, केंद्र में बन गई, प्रदेश में बन गई, कहा जा रहा है दिसंबर तक संगठन के चुनाव होंगे पूरे देश भर में, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है प्रदेश में, क्या ना? देखिए, निश्चित रूप से अब क्योंकि मैं हालांकि उसके लिए बहुत ना तो अधिकृत हूँ और मैं समझता हूँ कि उसके लिए मैं छोटा कार्य करता हूँ, इसमें कोई टिप्पणी करूँ। लेकिन सभी को दिख रहा है क्योंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में आ गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये दायित्व किसी और को आने वाले समय में मिलेगा। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी मध्य प्रदेश के नेतृत्व के लिए शुभंकर सिद्ध हुए हैं। ये हम लगातार बोल रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस लोकसभा चुनाव में जो अभूतपूर्व विजय मिली है, जिसमें 29 की 29 सीटें मिली हैं, तो मैं समझता हूँ कि वे आज हमारे पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं कि जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर पूरी 29 की 29 सीटें जीती हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी की तो मैं अभिनंदन करता हूँ मेरी ओर से भी, और बाकी की तो पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी संगठन का दायित्व है। मैं आपके क्षेत्र के कामकाज को लेकर आता हूँ थोड़ा सा कि अभी बात चली थी पावर सेंटर को लेकर। ये कहा जा रहा है कि नर्मदा अंचल जहाँ से आप आते हैं, शिवराज जी केंद्रीय मंत्री, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी प्रदेश सरकार में मंत्री, दोनों एक ही समाज से आते हैं। ऐसा तो नहीं कि क्षेत्र में पावर सेक्टर को जुड़ा कहाँ रहेगा, शक्ति का ध्रुव कहाँ रहने वाला है? ना देखिए, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान मुझसे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मेरे भी नेता हैं, तो ऐसा तो कोई आप मत करिए। मेरे को उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ही काम करना है, और तो इसलिए तो ऐसा कोई कल्पना मत करिए। और हाँ, ये निश्चित रूप से है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में हैं जिनमें से ऐसे हमारे जो इस समय का प्रदेश नेतृत्व है या केंद्रीय नेतृत्व है, उनके छत्र छाया में हमको भी पुष्पित पल्लवित होने के जो कार्यकर्ताओं की एक टोली है, उसमें से एक साधारण कार्यकर्ता मैं भी हूँ। पर कोई भी जब छोटा सा कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा अगर पुष्पित पल्लवित हो जाते तो बड़ा लोगों की जगह रहती है। अभी हमने देखा एक बादशाह बीच में बेटे के साथ में जुआ, ऐसा लगा कि शायद कोई राजनीतिक साजिश की जा रही है, क्योंकि पहले घटनाक्रम जिस तरीके से बताया गया सारा पूरे मीडिया के अंदर, हालांकि आपकी मीडिया से सभी लोगों से संपर्क है, जानते ही पहचानते ही, पर लेकिन उसके बाद भी जो पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया, एक लगा कि जैसे मंत्री बन गए तो उसके बाद में अहंकार आ गया, पर लेकिन उसके बाद भी सच्चाई सामने निकल गई, पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, पूरा घटनाक्रम बड़ा दुखद था। लगता नहीं कि क्या सच्चाई थी, क्या बाकी में कुछ राजनीतिक इतनी जल्दी तरक्की हुई, मंत्री बने तो लोग चाहने वाले ज़्यादा हो गए? देखिए सुधीर जी, जो जिस वाक़या का आपने उल्लेख किया है, मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे दुखद एक घटनाक्रम वो था, क्योंकि राजनीति में मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब हम करते थे उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मेरे को भी 16 साल की उम्र में हथकड़ियाँ लगा के सड़कों, बरेली की सड़कों पे घुमा दिया गया था। तो उस समय हमारे पे होता था, पुलिस के लाठीचार्ज भी होते थे, और कभी जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल 100% झूठे केस बन जाते थे। तो उस समय लगता था कि ठीक है, हम विपक्ष की पार्टी के हैं और सत्ता में कांग्रेस है, इसलिए ऐसे घटनाक्रम होते रहते हैं, तो वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि संघर्ष करने का और ज़्यादा जज्बा पैदा होता था। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुआ तो निश्चित रूप से मेरे लिए दुखद इसलिए रहा कि एक तो राजनीति की कारण से मेरे बेटे के साथ घटना हुई, और जबकि इसलिए टारगेट किया गया कि मेरे को भी ऐसा लगता है। निश्चित रूप से ये बात मैंने उस समय भी आप पत्रकार बंधुओं से भले कह सकता हूँ ऑन द रिकॉर्ड नहीं कही थी, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो मैंने आप लोग को बताया था। अब ऑन द रिकॉर्ड भी आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे उस समय उस घटनाक्रम में मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ और ना मेरा किसी पे शक है, लेकिन मेरा ऐसा सोच है कि जिन पुलिस अधिकारियों उसके उस थाने के लोग उस मेरे बेटे को जानते थे, क्योंकि वहाँ पे सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, गणेश जी के कार्यक्रम में, विभिन्न कार्यक्रमों में एक सक्रिय भूमिका निभाता, तो सब परिचित भी थे। तो किसी परिचित बच्चा है कि मंत्री का बेटा है, उसके साथ बगैर किसी गलती के पूरा उसका अधिकारियों ने पूरे जो CCTV फुटेज के हुए तो पूरे सबका विश्लेषण किया, उसकी कहीं कोई गलती नहीं है, उसने कोई ऐसी बात नहीं कही या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से ये माना कि पुलिस में उत्तेजना आ गई थी या इस वजह से ये घटनाक्रम हुआ। इसलिए लगता कि ये जो भी कुछ भी था ये षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र के पीछे कैसा था, क्या था, वो अभी ईश्वर निर्णय करेगा, मेरा पार्टी नेतृत्व करेगा। ये पार्टी ने नेतृत्व किया, भरोसा जताया आपके ऊपर, बाकी तो ईश्वर को पता कि कौन रहेगा पीछे पर। लेकिन
मैं एक सवाल पर रहूँगा, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस बेल्ट से आते हैं, अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है नर्मदा के किनारे जी। और आप मुखर होकर आवाज़ उठाते रहे हैं, पार्टी में रहकर ही आपने आवाज़ उठाई। अगर वो कार्यकर्ता भी तो उसको भी फटकार हमने देखा है कि कई बार लगाते हुए देखा है, प्रशासन को चेताया भी है, पर लेकिन उसके बावजूद भी समस्या बनी हुई है। देखिए सुधीर जी, इस विषय को मैं ऐसे देखता हूँ कि जिसको चोरी करने की आदत पड़ जाती है उसको आप कितना भी पकड़िए, कई बार जेल में डालिए, उसमें से कुछ तो सुधरते चले जाते हैं, लेकिन कुछ परमानेंट चोर से हो जाते हैं। तो जो चोरी की आदत जिनमें पड़ी हुई है, शासन प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले, अब हमने को कर लिया कि दिन में कम से कम कोई अवैध खदान नहीं चल रही है, रात में भी जब कहीं सूचना मिलती है तो हमारा प्रशासनिक अमला जाता है, बंद कराने की कोशिश करता है, लेकिन गाहे बगाहे फिर भी वो कोशिश करते हैं। लेकिन जिस सख्ती के साथ में हमारा प्रशासन लगा है, मेरे तो क्षेत्र में, चूँकि मेरी आवाज़ मेरे क्षेत्र तक सीमित थी इस विषय में, और मैंने अपने क्षेत्र में, चूँकि नर्मदा जी बहुत लंबे कैचमेंट एरिया है उनका, और पूरी अलोंग द नर्मदा नदी मेरा क्षेत्र है, तो मैं लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था और लगातार मैंने कार्रवाइयाँ कराई हैं। और बल्कि मैंने चुनाव के समय अपने क्षेत्रीय जनता से एक बात कही थी, मैं क्षेत्रीय जनता में तो मैंने बार बार कहा, टीवी चैनल पे पहली बार बोल रहा हूँ कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वाराणसी गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, गंगा ने मुझे बुलाया है। तो वो चूँकि एक छोटा कार्यकर्ता बड़े नेता कोई पद चिन्हों पर चलता है, तो मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलते पे मैंने भी अपने विधानसभा में ये बात कही थी कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, नर्मदा मैया ने मुझे बुलाया है, नर्मदा मैया ने मुझे गोद लिया है और उसकी सुरक्षा करना, उसको संरक्षित करना, उसको संवर्धित करना मेरा दायित्व है और उसको मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा टूटे सुर्खियों में आपका चुनाव के बाद में, लोकसभा चुनाव के समय कि सांप बिच्छू हम बाहर क्या चले गए, बिलों से बाहर निकल आए, कौन है सांप बिच्छू? वो उन्हीं के लिए जिनके लिए मैंने चोर शब्द का भी उपयोग किया, कि जो रेत चोर हैं, उन्हीं के लिए उपयोग किया था। चाहे वो जो मेरा ट्वीट था, मैंने उसको केवल अपनी विधानसभा को ध्यान में रखते हुए कहा तक सीमित उसके लिए कहा था, लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उस विषय को बहुत कठोरता से लेते हुए बहुत सख्त निर्देश दिए थे, जिसके कारण पूरे प्रदेश में ही बहुत सख्त कार्रवाई हुई है। नरेंद्र शिवाजी जी, आपसे मतलब चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, समय की कुछ बातें था पर लेकिन बहुत सार्थक चर्चा रही और बड़ी बेबाकी से आपने पूरी अपनी बात को जो है वो जनता के सामने रखा है। जी धन्यवाद। तो बिल्कुल, ये आज हमारे साथ चर्चा में थे प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, और काफ़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी है। अगली बार किसी अन्य शख्सियत से फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।